जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार पीसीएस एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाला है 17वीं बीपीएससी के बारे में हम लोग इसमें घटना चक्र पूर्वालोकन की बुक को पढ़ने वाले हैं, जो कि ये बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास को पढ़ने वाले हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, मेहरगढ़। यह जो कि 64 बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीन स्थल मेहरगढ़ को माना जाता था, जो कि 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व मानते हैं और नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव से प्राप्त हुआ है। यहाँ से लगभग 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि वाला साक्ष्य स्थल जो प्राप्त हुआ था वह मेहरगढ़, जो कि मेहरगढ़ ये वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूँ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। फिर आता है कि इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिवा जो कि ये प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही इसमें, ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दिया गया है कि ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिला है, उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो किस रंग का प्रयोग किया गया था? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। फिर इसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौरान में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियाँ थी। तो डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की कितनी? दो श्रेणियाँ थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन थे तथा दूसरे जो है चित्रित मृदभांड थे। चित्रित यानी कि उस बर्तन पर चित्र बने हुए थे। मृदभांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग के हो जाते थे। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। तो जो ऊपरी हिस्से में था उसमें लाल रंग की पुताई करते थे और जो निचले हिस्से था उसमें काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी किया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, आद्य ऐतिहासिक काल। फिर आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। तो ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2300 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। तो 2300 बीसी से और 600 बीसी के मध्य जो है यह कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है
यहाँ तो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी तक इस साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है। इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता को बताना है। तो इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि पक्की ईंटों से बनी इमारत, ये सही है। कला और वास्तुकला, ये भी सही है। प्रथम असली मेहराब, ये भी सही है। पूजा स्थल जो कि वहाँ नहीं पाए गए थे, पूजा स्थल इसमें जो है एक से अधिक सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही है। इसमें एक से अधिक सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व विशाल अन्नागार प्रमुख हैं। इन सतह पर पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। तो किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। तो लोथल, ऑप्शन नंबर ए सही है। लोथल जो कि ये गुजरात में पड़ता है। लोथल यह जो कि बंदरगाह यहाँ पर स्थित था, इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो लोथल जो कि प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है, जिसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी पहली खुदाई SR राव के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन था। तो ये लोथल था। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, लोथल, जो कि ये गुजरात में पड़ता है। फिर इसके बाद आता है कि हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि यह किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। तो यह एक उस समय जो कि हड़प्पा कालीन का बंदरगाह था, जहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो ये जो बुक है बिहार PCS 17वीं BPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक यह है, घटना चक्र का। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो कि गुजरात में है। तो लोथल, ऑप्शन नंबर ए सही है। लोथल जो कि ये गुजरात में है। ये 67th BPSC प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो ये नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। ये 66 BPSC री एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया था। इसमें जो है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, जिसे हम लोग सीहोर मध्य प्रदेश में ये हथनौरा पड़ता है, नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया के द्वारा 1982 में की गई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो कौन से जानवर के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। तो ये घोड़ा, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। घोड़ा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़ा के बारे में पता नहीं था, लेकिन सूरकोतदा से घोड़े के हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन घोड़े का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम लोग। उपरोक्त विकल्पों में घोड़े की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होती है। इस काल के ज्ञात पशुओं में बैल, भेड़, भैंस, बकरी, सूअर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊँट प्रमुख थे। कई जगहों पर जिसका जिक्र मिलता है कि सूरकोटदा में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से। सूरकोटदा में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु निश्चित रूप से कुछ भी कहना असंभव है। RS शर्मा तथा डॉक्टर रोमिला थापर ने कहा है कि सूरकोटदा से प्राप्त अवशेष घोड़े के हैं या नहीं, इसका निश्चित प्रमाण देना संभव नहीं है। इसलिए यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है
कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। तो बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिमा है वह किस शैली में प्राप्त होती है। तो गंधार शैली और मथुरा शैली, इन दोनों में जो कि बुद्ध की प्रतिमा की प्राचीनतम शैली प्राप्त होती है, गंधार और मथुरा शैली दोनों में प्राप्त होती है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ई सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ये 66 बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा गया था। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। तो कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला की शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ था, जिसमें बैठी एवं खड़ी स्थिति में इन मूर्तियों का निर्माण किया गया था। BS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण का श्रेय गंधार कला को देते हैं। अतः निश्चित ही तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रतिमा किस शैली में बनी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फैली फूली थी। तो कला की गंधार शैली किसके समय में फैली फूली थी, यह जो कि कुषाणों के समय में। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, कुषाण। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन किया था और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। तो किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। तो कलिंग के विजय का वर्णन जो है अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में किया गया था, तो इसलिए इसमें 13वां बृहद शिलालेख नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ई सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर उसके बाद आता है कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथा स्तुति है कि यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये बनावली से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है, बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो ये कहाँ से पाया गया है। तो कालीबंगा से जुते हुए खेतों का निशान पाया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। उसके बाद आता है कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। खंभात की खाड़ी, जो कि ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, खंभात की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट्ट मिला है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं थे। तो ये B.A. स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, B.A. स्मिथ। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ करवाया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 के मध्य माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान K.N. दीक्षित, ऑर्नेस्ट मैके, ऑर्लेल स्टीन, A.N. घोष,
जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर उसके बाद आता है कि अतः स्पष्ट है कि बीए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, तो बोगज कोई का महत्व किस लिए है, तो बोगज कोई का महत्व जो है, यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही है। बोगज कोई का महत्व जो है, यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद आता है कि बोगज कोई जो कि ये एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो सिंधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नातस्य देवताओं का आह्वान करते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कराना है। तो सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड इसमें जो है नवपाषाणकालीन और इन नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान, तो इसको मिलान करवाना है। इसमें जो है उतन्नूर ये जो कि तेलंगाना में है, चिराद ये जो कि बिहार में है, गुफकराल ये जो कि कश्मीर में है, और पाइमपल्ली ये जो कि तमिलनाडु में है। तो इसमें जो है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। फिर उसके बाद आता है नवपाषाणिक स्थल और इन नवपाषाणिक स्थलों के स्थान। तो उतन्नूर जो कि ये तेलंगाना में है, चिराद ये बिहार में है, गुफकराल ये कश्मीर में है और पाइमपल्ली ये जो कि तमिलनाडु में स्थित है। फिर उसके बाद आता है फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ महाजनपद दिया गया है और दूसरी तरफ महाजनपदों की राजधानियाँ हैं। इसको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमिलित करवाना है। इसमें जो है मल्ल, ऑप्शन ए मल्ल जो कि ये कुशीनारा में था, अंग जो कि ये चंपा की राजधानी है, गंधार जो कि ये तक्षशिला, वत्स ये कौशाम्बी। तो इसमें जो है ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही है। इसमें दिया गया है मल्ल, कुशीनारा, अंग, चंपा, गंधार, तक्षशिला, वत्स, कौशाम्बी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो ये पुरुषड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, पुरुषड़ी नदी। फिर उसके बाद आता है इसमें कि 10 राग युद्ध, जिसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है, यह पुरुषड़ी नदी जो कि वर्तमान में रावी नदी के किनारे पे है, तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारत जनक के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। इन संघों में आर्यों का प्रमुख जन, अनु, द्रुहु, यदु, पुरु, तुर्वसु ये जो कि 5 लघु जनजातियों का एक समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित कौन थे, विश्वामित्र थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा जो है मगध साम्राज्य है कि प्राचीन राजधानी के रूप में कार्य करता है, तो ये है राजगृह। ऑप्शन नंबर बी राजगृह इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना के निकट स्थित एक प्राचीन शहर है। इसकी स्थापना मगध शासक उदयन ने की थी। यह प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, अतः यह सही विकल्प नहीं है कि वैशाली प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, अतः यह सही विकल्प नहीं है। उल्लेखनीय है कि गिरिब्रज, जिसे हम लोग राजगृह भी बोलते हैं, गिरिब्रज एक प्राचीन शहर था जो बिहार के नालंदा जिले में स्थित था। यह प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी, अतः यह सही विकल्प है। चंपा जो कि प्राचीन मगध की राजधानी नहीं थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ था। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब किया गया था। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है कोई तिथि निर्धारित नहीं है, इसलिए इसमें
उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई सही है। लोहे का प्रयोग का तिथि कोई निर्धारित अभी तक नहीं हो पाया है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्रों को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्रों को क्या कहा जाता था, तो मगध कहा जाता था, मगध कहा जाता था। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी ई सही इसमें। उसके बाद आता है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अंतर महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृति के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी। तो ये रुद्र दामन के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, रुद्र दामन। फिर इसके बाद आता है कि रुद्र दामन 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी लिपि में उत्कृष्ट संस्कृति भाषा का यह अभिलेख अब तक का प्राप्त संस्कृति भाषा अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। तो संस्कृत भाषा में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो जूनागढ़ का अभिलेख। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के संबंध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तो ये किस कला के हैं, तो ये गुप्त काल के हैं, ऑप्शन नंबर 20 में सही है, गुप्त काल के हैं। ये जो कि 68 बीपीएससी प्री 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद आता है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद प्रयागराज में गढ़वा किले में निर्मित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन ही माना जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो 9वां मंडल, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, 9वां मंडल जो कि ये ऋग्वेद में सोम को समर्पित है। फिर उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवीन मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मुजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है किसको समर्पित है, तो सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को, जो कि ये 9वां मंडल समर्पित है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो कि ये ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो किस भारतीय दर्शन के द्वारा परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो ये वैशेषिक हैं, ऑप्शन नंबर डी वैशेषिक के द्वारा किया गया था। इसमें वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रतिपादक थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म बताना है कहाँ हुआ था, तो कुंडल ग्राम में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, कुंडल ग्राम, यहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। फिर इसके बाद आता है कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व माना जाता है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि को अपनी पुस्तकों में अंकित किया है।
जिससे भ्रमित की स्थिति उत्पन्न हुई है और महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो कि एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। तो अब एनसीईआरटी में महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व हो गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? तो ये पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, पावापुरी। फिर इसके बाद आता है कि 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्षों की अवस्था में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जमाली थे। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही है, जमाली, जो कि ये भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। तो इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो यशोदा था। इनसे प्रियदर्शिना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। तो इनके पुत्री का क्या नाम था? तो प्रियदर्शिना। उस पुत्री का विवाह जमाली नामक के क्षत्रिय से हुआ था। ये जो जमाली इनके शिष्य थे, इन्हीं से इनके पुत्री का विवाह भी हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बना और यह इनका प्रथम शिष्य भी बना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, 14 पूर्व, जो कि यह सबसे पूर्व जैन ग्रंथ कहलाता है। फिर इसके बाद आता है कि 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ हैं। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर स्वामी द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है? तो ये जो कि देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना, देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना, यह बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत को अंतर को प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर उसके बाद आता है कि बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे। तो जो बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के थे वो मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय के बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। यह बौद्ध धर्म में दो संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि महात्मा बुद्ध ने अपने पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, जो कि ये वाराणसी में पड़ता है सारनाथ। फिर उसके बाद आता है कि 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महात्मा बुद्ध जो कि बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध अपने मत का प्रचार किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, जो कि वर्तमान में सारनाथ में है, आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो जो उन्होंने उपदेश दिया था उसी को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारण, दुख का अंत, दुखों के साधन से संबंधित था। तो यह जो उपदेश था तो यह दुख था, दुख के कारणों को और दुख का अंत तथा दुखों के समाधान से संबंधित था। इन्हें 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। तो इन्हें जो है किसको किसको, तो दुख को और दुख के कारण को, दुख का अंत और दुख के समाधान को 4 आर्य सत्य के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो कि ये कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें, कुशीनगर।
फिर इसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध अपने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए थे। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। तो जो प्रसेनजीत थे ये कौशल के राजा थे। यहाँ इन्होंने बुद्ध की शिष्यता भी ग्रहण की थी। अपना प्रचार करवाते हुए मल्लों की राजधानी पावापुरी पहुँचे थे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की अम्रवाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को शुकर माधव खाने को दिया था। तो उसने क्या दिया था बुद्ध को? शुकर माधव खाने को दिया था। फिर इसके बाद इससे उन्हें रक्तस्राव हो गया और अचानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनारा कसाया जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे थे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर को त्याग दिया। तो बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो शरीर त्यागने की जो है उसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध धर्म की है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। बौद्ध धर्म की जो है त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है। फिर उसके बाद आता है कि त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इसको त्रिपिटक कहते हैं। कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक जिसे हम लोग संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह है। फिर उसके बाद दूसरा है सूत पिटक। तो पहला विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक। सूत पिटक में क्या कहा गया है कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। फिर आता है तीसरा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन भी किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। जैन धर्म से संबंधित है यह। उसके बाद आता है कि जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सटीक ज्ञान जिसे हम लोग सम्यक ज्ञान कहते हैं, सच्ची आस्था जिसे हम लोग सम्यक दर्शन कहते हैं तथा सटीक क्रिया जिसे हम लोग सम्यक चरित्र कहते हैं। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से समान नहीं है? तो इसमें कौन सी बात है कि जो बौद्ध धर्म से तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन ये जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता नहीं है। गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे विनिर्माण के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये जो है 6वीं पीढ़ी का, खष्टम पीढ़ी का है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद आता है कि बोध मंदिर स्थिर वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और इससे गिरी हुई पत्तियों को ही उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम के द्वारा लगवाया गया था। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। फिर इसके बाद आता है कि बिहार सरकार ने पर्यटन विभाग को वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया है। जो इसमें बताया गया है वह 5वीं पीढ़ी का बिहार सरकार के द्वारा बताया गया है, लेकिन यह 6वीं पीढ़ी का वृक्ष है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये अजीवकों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही इसमें। अजीवकों के द्वारा बराबर की गुफाओं का प्रयोग जो है आश्रय गृह के रूप में किया गया था। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला को पूर्ण विकसित हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागा अर्जुनी पहाड़ी को काटकर आजीविकों के आवास के लिए बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा
कर्ण, चौपड़ आदि गुफा प्रमुख है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल, जो कि ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना किया था। फिर इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तुएं भाग्य द्वारा पूर्ण, नियंत्रित एवं संचालित होती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है अजात शत्रु थे, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है अजात शत्रु, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक अजात शत्रु थे। फिर उसके बाद आता है पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो किस शासक के द्वारा जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया था? तो ये उदयन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, उदयन। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयनित किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो उदयन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, उदयन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो किसके द्वारा बसाया गया था? तो उदयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को बसाया गया था। फिर उसके बाद आता है सूची फर्स्ट, सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें ताम्र युगीन स्थल है और ताम्र युगीन सभ्यताएं स्थल की नदियां हैं। इसमें जो है आहड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आहड़ जो है यह बनास नदी के किनारे है। कायथा जो है यह कालसी सिंध के किनारे है। स्वालदा जो कि ये ताप्ती नदी के किनारे है और मालवा ये नर्मदा नदी के किनारे है। तो इसमें जो है ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो इसमें ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर इसके बाद आता है इसमें जो है आहड़ जो है बनास नदी के किनारे स्थित है। कायथा जो है कालसी सिंध के किनारे स्थित है। स्वालदा जो है ताप्ती के किनारे है और मालवा जो है नर्मदा के किनारे है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति सभा का आयोजन 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इन सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, लिच्छवी के द्वारा विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी जो है वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी बताना है। तो ये राजगृह या गिरिब्रज जो कि ये मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद आता है कि पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंघ था, जिसने राजगृह या गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु जो है मगध का शासक बना था। फिर उसके बाद अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। फिर उसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 52 है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, जीवक। ये जो कि 67 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 में पूछा गया था। फिर इसके बाद आता है कि मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रघोत के इलाज के लिए भेजा था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम को बताना है। तो इसमें जो है हर्यक वंश था। ऑप्शन नंबर बी सही है, हर्यक वंश। फिर इसके बाद आता है कि मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन जो कि कौशाम्बी के वश से राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो कि विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख भी किया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम प्रिंसिप जेम्स प्रिंसिप के द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर इसके बाद आता है कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों जो कि ब्राह्मणी लिपि का उद्वाचन किया है, किंतु उन्हें लेखों के देवानाम्पीय की पहचान सिंहली के राजा तिस्य से कर डाली है। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। अतः 1915 में मास्की जो कि ये कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ से प्राप्त लेखों में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो ये कार्तिकेय की। ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्तिकेय की है। फिर इसके बाद इसमें आता है कि कालिदास के संस्कृति महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिष्य और देवी पार्वती के पुत्र कुमार, जिसका अन्य नाम कार्तिकेय या स्कंद के रूप में भी जाना जाता है, जन्म की कहानी है तथा तारकासुर नामक राक्षस का वध हेतु जन्म लिया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकस, आर्नोकिस्टस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो विदेशी लेखकों में जो मेगास्थनीज का नाम है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसके पुस्तक का नाम इंडिका है। इसमें मौर्य के इतिहास का वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित करवाना है। तो सूची फर्स्ट में पुस्तक दिया गया है और सूची सेकंड में लेखक हैं। तो इसमें जो है बृहत संहिता जो कि ये वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया था। मुंशिका मसा जो कि ये मुंशिका मसा अतुल्य के द्वारा लिखा गया था, अतुल्ला के द्वारा। और राजतरंगड़ी जो है यह कल्हड़ के द्वारा लिखा गया था। और विक्रमादेव चरित्र ये जो कि विल्हड़ के द्वारा लिखा गया था। इसमें जो है ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का पहला और डी का दूसरा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें जो है बृहत संहिता वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया था। मुंशिका मसा जो कि अतुल्ला के द्वारा लिखा गया था। राजतरंगड़ी ये कल्हड़ के द्वारा लिखा गया था। विक्रमादेव चरित्र ये विल्हड़ के द्वारा लिखा गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है कि इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक जो है मेगास्थनीज था। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, मेगास्थनीज। फिर इसके बाद आता है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा किया जाता था। इसकी कुल 6 समितियां थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो समिति का कार्य विक्रय कर वसूल करना था। विक्रय मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था।
करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड भी दिया जाता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है कि मेगास्थनीज दूध था, तो मेगास्थनीज किसका दूध था, तो ये सेल्यूकस का दूध था। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, सेल्यूकस। फिर उसके बाद आता है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, तो ये जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही है, जूनागढ़। फिर उसके बाद आता है कि गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन 130 से 150 ईसा पूर्व का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिलालेख पर उत्कीर्ण है उस पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति, स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृति भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावलियों, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि सुंदर प्रकाश डाला गया है और यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेख में सर्वाधिक प्राचीन है। तो जो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, यह संस्कृत भाषा में अब तक का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। यह जो कि बिहार पीसीएस और बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं बिहार आयोग के द्वारा करवाया जाता है, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है घटना चक्र का। तो ये बिहार पीसीएस की जो 17वीं बीपीएससी है उसके द्वारा इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया गया है, तो ये बनाया गया है पल्लव, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी सही है, पल्लव वंश के द्वारा तमिलनाडु में बनवाया गया है। फिर इसके बाद आता है कि कैलाश मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो इसमें पुस्तक दिया गया है और लेखक दिए गए हैं। तो पुस्तक पहला है, लेखक कौन है, तो कौटिल्य है। इनके पुस्तक का क्या नाम है, तो अर्थशास्त्र है। पाणिनि के पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। कामंदक के पुस्तक के नाम नीतिसार है और कालिदास के पुस्तक का नाम कुमार संभव है। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये सही होगा। फिर इसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि कौटिल्य के पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, पाणिनि के पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है, कामंदक के पुस्तक का नाम नीतिसार है और कालिदास के पुस्तक का नाम कुमार संभव है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो जैन धर्म के भारी झुकाव किस राजा का था, तो खारवेल का था। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, खारवेल। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा, जो कि ओडिशा के प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील दूर पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास का जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था, तो ये जो कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो इसमें जो है महामोघ वंश से और चेदी वंश से, इन दोनों से था कलिंग नरेश खारवेल का संबंध। तो इसमें दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक एक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल था। फिर इसके बाद आता है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो प्राचीन भारत का नेपोलियन जो कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक कौन है, तो हर्षेय है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो हर्षेय है। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है कि समुद्रगुप्त
गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, तो गुप्त साम्राज्य जिसने हूणों को पराजित किया था वे स्कंदगुप्त थे। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, स्कंदगुप्त। फिर इसमें दिया गया है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों में वे बुरी तरह से परास्त हुए थे। यूएस राय के अनुसार इस हूण आक्रमण का नेता हुसैनवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के 5वीं शताब्दी के अंत तक 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है कि किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था, तो ये बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है। फिर उसके बाद आता है इसमें कि बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो को अप्रहत भूमि कहा जाता है। यह गुप्तकालीन का राजस्व व्यवस्था का एक पद है। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है कि चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। तो चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी, तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच में। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है। चीनी यात्री सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया एकत्रित की थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो किस चीनी यात्री के द्वारा भारत की यात्रा किया गया था, तो ह्वेनसांग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, ह्वेनसांग। फिर उसके बाद आता है इसमें कि हर्षवर्धन के समय में सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखना एवं महात्मा बुद्ध के पवित्र चरण चिन्हों के द्वारा स्थानों को देखना एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना था, जो कि उसे उस दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सियुकी कहा जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है कि कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है, तो राजतरंगड़ी। ऑप्शन नंबर डी, कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगड़ी है। इसमें दिया गया है कि कल्हड़ की राजतरंगड़ी में कश्मीर के इतिहास लिखा हुआ है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जयसिंह 1128 ईस्वी से 1149 ईस्वी के शासनकाल में पूर्ण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध एक ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 72 है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, तो ये बिहार में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, बिहार। फिर उसके बाद आता है कि उदंतपुर, जिसे उदानपुर भी कहा जाता है, यह प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो ये नान्यदेव थे। ऑप्शन नंबर ए सही है, नान्यदेव, जो कि ये कर्नाट वंश के संस्थापक थे। इसमें कहा गया है कि कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव, जो कि 1097 से 1147 ईस्वी के बीच किए थे, वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी जो है सिमरावगढ़ को बनाया था। कर्नाट वंश का शासन 1097 से 1325 से मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक महिर सिंह थे। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, महिर सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक महिर सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्हें पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो हरि सिंह के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी, तो ये जो कि धर्मशास्त्र के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, धर्मशास्त्र के समय में किया गया था। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां थी तथा अम्बाष्ट, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहक, रथकार आदि, जो कि आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया था। पारडी ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है।
निर्वासित और अनिर्वासित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो ये कश्मीर में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, कश्मीर में। फिर इसके बाद आता है इसमें बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी जो है अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो वासुमित्र के द्वारा किया गया था और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पीटक पर भाष्य भी लिखे गए थे। कनिष्क इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप में रखवा दिया था। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र भी कहा जाता है। तो जो त्रिपिटक में लिखा गया था उसी को विभाषा शास्त्र भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासन में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष के पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो है आचार्य सबाकमीर या सर्वकामनी थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो ये जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कश्मीर में आयोजित की गई थी ये कनिष्क के द्वारा किया गया था। इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, कनिष्क। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो ये राजगृह में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, राजगृह। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, महाकश्यप। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी तो कहाँ हुई थी? राजगृह या राजगीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, राजगृह या राजगीर में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये जो कि राजगृह में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है, राजगृह। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्थानों पहला और दूसरे में अंकित है। आपको इनको सुमेलित कराना है। तो इसको सुमेलित कराना है। इसमें जो है जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। फिर उसके बाद जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बोधगया में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। फिर उसके बाद आता है इसमें कुछ इसमें ऑप्शन ऊपर भी दिए गए हैं। फिर इसमें जो है प्रथम प्रवचन, ये प्रथम प्रवचन जो कि सारनाथ में किए थे और निधन इनका कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। तो इसलिए इसमें चौथा का चौथा, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, पहला का तीसरा और दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और काशी के ऋषिपत्तनम मृगदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र दिया। कुशीनगर में इनका निधन हुआ जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण भी कहा गया है। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, लुम्बिनी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर बी सही है, सारनाथ में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है कि बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था तो ये गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ पर महाबोधि मंदिर बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद आता है बोधगया में 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक 3री शताब्दी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है और फिर इसको जो कि 2002 में यूनेस्को के द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी कर लिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ये कनिष्क के रूप शासनकाल में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है।
फिर उसके बाद आता है कि कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया। तो महायान शाखा में जो है बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है, ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, वैशाली। फिर इसके बाद आता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी शताब्दी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी और मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था। जो वज्जी था वह 8 राज्यों का संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। फिर उसके बाद आता है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो किसमें उपलब्ध है? तो ये अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर इसमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? तो अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार एवं कंबोज हैं। जो कि ये 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में किया गया है। इन सभी महाजनपदों में मात्र एक महाजनपद जो अस्मक है वह दक्षिण भारत में स्थित है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अस्मक कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिण भारत में स्थित है। जनवसभ सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं, जबकि जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार के हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो ये गुप्त काल का है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, गुप्त काल। फिर इसमें दिया गया है कि नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़गांव ग्राम के दूर दूर तक आज बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इसे बिहार में दान दिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो यह बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसकी अध्ययन के लिए चीनी यात्री वेनसांग भी यहाँ आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है कि मध्यकाल भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मध्यकाल में भारत में मनसबदारी व्यवस्था यह जो कि सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद आता है मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती है। पहला क्या था? तो पदाधिकारी की वरीयता क्रम, दूसरा था वेतन मान तथा तीसरा था सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपना मनसब के अनुसार सेना को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था में राज्य ने सैनिकों को प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया गया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान किया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93 है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए है और कारण आर है। तो कथन ए क्या कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, जो कि इसमें सही है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विश्व महाविहार का जो है पतन हो गया था। फिर कारण आ रहा है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही हैं, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं, परंतु व्याख्या नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें कि नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगिरी, जो कि वर्तमान में राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के शासनकाल में नालंदा स्थित बिहार जो है विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप इस महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था। फिर क्वेश्चन नंबर 94 है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये जो है 6वीं शताब्दी में, जो कि ये प्रथम महा साम्राज्य का उत्कृष्ट
किया गया था, जो कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। फिर उसके बाद आता है इसमें जो कि प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व में, जो कि ये इसका शासनकाल था, तथा मगध का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 है कि मगध की राजधानी कौन सी थी। तो मगध की राजधानी को बताना है। तो मगध की राजधानी जो कि ग्रीवरेज या राजगृह थी, बाद में इसे पाटलिपुत्र भी बना दिया गया था। इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है, लेकिन इस ऑप्शन को आयोग के द्वारा सस्पेंस में रखा गया है। तो इसमें देखते हैं कि आरंभिक राजधानी ग्रीवरेज थी, बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, जो कि गुप्त काल का तक मगध की राजधानी बनी थी। मगध की साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने ग्रीवरेज की अपनी राजधानी बनाया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध राजधानी कौन सी थी, इसमें जो कि ऑप्शन नंबर ही सही है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है कि नंदवंश के पश्चात मगध पर किसका राजवंश ने शासन किया था। तो ये मौर्य वंश के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही इसमें है। फिर इसमें दिया गया है कि नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। तो नंद वंश की स्थापना जो है शिशुनाग वंश के अंत करके की गई थी। तो नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। पहले उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया है, दूसरा पांडु, तीसरा पंडुगति, चौथा भूतपाल, पांचवा राष्ट्रपाल, छठा गोविसाड़क और सातवां दशारथिध्यक और आठवां कैवर्त तथा नौवां जो कि घनानंद थे। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृण एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी को लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य ने घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा था। तो विशाख दत्त के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, विशाख दत्त। फिर इसमें कहा गया है कि विशाख दत्त की कृति जो कि मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंद राज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषण तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर सटीक टीका लिखा है। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का उल्लेख प्राप्त हुआ है, देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचित या अभिसारिका बंधित। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो विशाख दत्त है, ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था। तो ये घनानंद थे, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, घनानंद। फिर उसके बाद आता है कि महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। इसे यूनानी लेखकों अग्रमीज कहा है। जोनोफोन उसने बहु धनाढ़ व्यक्ति को बताया है। भद्रसाल उसका सेनापति था। तो भद्रसाल जो है यह घनानंद का सेनापति था। तो दोस्तों हम लोग पूर्वालोकन बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। यह बिहार पीसीएस 17वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह पूर्वालोकन का बुक है। तो आज हम लोग केवल 100 क्वेश्चन तक ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।